आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं प्रबल आप सब लोगों के इस चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त तरीके से आप सब लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और जो सीरीज आप सब लोगों के एग्जाम को ध्यान में रख करके हम लोग रेगुलर बेसिस पे चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप सब लोगों को पसंद आ रही होगी। धीरे धीरे आप सब लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों को क्वेश्चंस का नेचर समझने, क्वेश्चंस को रीड करने, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अब आप सब लोगों की धीरे धीरे डेवलप होने लगी होगी। तो ये एक सतत अभ्यास है। देखो, सवाल का उत्तर आना, सवाल का आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, सवाल का आंसर कैसे लाया जाए, सही उत्तर तक कैसे पहुंचा जाए, ये सबसे बड़ी बात आपकी होती है। और सही उत्तर तक पहुंचने के लिए उस क्वेश्चन के सही डिमांड को हमें पहचानना पड़ता है, सवाल के सही डिमांड को पकड़ना पड़ता है। अगर आपने क्वेश्चंस के नेचर को आपने पकड़ लिया, अगर उसके डिमांड को पकड़ लिया और स्टेटमेंट को बढ़िया तरीके से पढ़ के उसको अगर आपने डिकोड कर लिया, तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और इस प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी सबके जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको क्या क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करने आता है कि नहीं आता है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम सब लोग 2021 में जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपके जो हुआ था, उसके प्रीलिम्स में हिस्ट्री के कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, आज के इस सेशन में हम उन सभी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप सब लोगों को सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बनिए। क्वेश्चन देखिए, आप लोग बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का पेशेंस आप लोगों का चेक करता है। अगर पूरा पढ़ने का पेशेंस है तो आप लोग बहुत आगे बढ़ जाओगे। पहला सवाल देखिए, बोले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां पे बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता। तो अगर आपसे इसका सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देख लीजिए, क्वेश्चन इतना बड़ा दिया था लेकिन इसका आंसर कितना आसान है। आप सब लोग इस बात को समझ रहे होंगे। इसलिए मैंने बोला कि कभी भी लाइफ में जल्दीबाजी नहीं, वक्त लीजिए लेकिन सही जगह पे, सही मौके पे सही पंच लगाइए। तो देखो, जितने भी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट हैं, उस सभी सिंधु घाटी सभ्यता के साइट में एक साइट है धौलावीरा, जो कि आपको कहां से मिला है, तो ये आपको गुजरात में। और इस धौलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता, धौलावीरा की मीनिंग को जब आप डिकोड करते हैं तो इसका मीनिंग होता है, धौला का मतलब सफेद, वीरा का मतलब कुआं, यानी सफेद कुआं इसका मीनिंग होता है। तो उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य के बारे में बात करें तो पूरे इंडस वैली में यहीं से आपको मिलता है वाटर मैनेजमेंट का एविडेंस। दूसरी बात है कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा इंडस वैली का साइट है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन आपके शहर के भाग में विभाजित है, तीन तीन शहर में आपके डिवाइड है। इसके बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में भी इस बात को समझते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि यूनेस्को के जो भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उन 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से इंडस वैली का एकमात्र कोई साइट जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, वो कौन सा है, धौलावीरा। जब हम राखी गढ़ी के बारे में बात करें तो भारत में, वर्तमान भारत में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बच गए हैं, उनमें सबसे बड़ा, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, एरिया के अकॉर्डिंग बात करें, तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी का लोकेशन आज के समय में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हरियाणा में देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कालीबंगा। जब हम कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा के अर्थ के बारे में बात करें तो सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कालीबंगा जो है वो आपके राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे आपकी स्थित है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़िया, ब्लैक बैंगल्स इसका अर्थ होता है। और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलती। अब आ जाते हैं रोपर। रोपर के बारे में बात करें तो आधुनिक समय में, यानी अब के समय में
इस रोपर को हम रूपनगर के नाम से जानते हैं। सतलुज नदी के किनारे इसको आप देख सकते हैं। और रोपर की विशेषता क्या है, तो रोपर में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, रोपर में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य आपके मिले हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो आपका आंसर ये हो जाए। अब इस सवाल थोड़ा देखिए आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बता रहा है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन, यानी गुप्त की पतन और हर्षवर्धन के उदय इन द अर्ली 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? सवाल आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर के, गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक, यानी समझ के भाई, तो गुप्त वंश का पतन होता है, अंतिम शासक कौन होता है, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का पतन हो गया हुनों के आक्रमण के साथ, और यहाँ पे हर्षवर्धन का इमरजेंस होता है। गौर वंश के शासक शशांक को पराजित करके हर्षवर्धन का इमरजेंस होता है। तो बोले कि भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। तो अगर इस दौरान अगर हम बात करें, इस दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गुप्त वंश के पतन और हर्षवर्धन के उत्थान, इन दोनों के बीच में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इन दोनों के बीच में जो आपके समय काल था, उस समय काल में नॉर्थ इंडिया में मगध के गुप्त, थानेश्वर की पुष्यभूति, कनौज के मौखरी वंश, वल्लभी के मैत्रकु, इन सारे आपको समय का दिखाई देता है भाई। अभी सवाल बोले कि क्या मगध की गुप्त तो किन राज्यों का शासक था, तो निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासक था, मालवा के परमार। फिर तीसरा देखिए क्या बोला है, थानेश्वर की पुष्यभूति, फिर बोला है कनौज के मौखरी, फिर बोला है आपके देवगिरी के यादव, वल्लभी के मैत्रक। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो पहला स्टेटमेंट है, यानी जो मगध के गुप्त, ये तो बिल्कुल सही है। मालवा की परमार के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। फिर थानेश्वर की पुष्यभूति, और इसी थानेश्वर की पुष्यभूति से किसका इमरजेंस हुआ, हर्षवर्धन का, यानी तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है भाई। उसके बाद आगे कनौज के मौखरी, यानी चौथा वाला भी स्टेटमेंट सही है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो देवगिरी के यादव इस समय में नहीं, फिर वल्लभी के मैत्रक आ जाते हैं। यानी ये ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इससे रिलेटेड आपके करेक्ट आपके आंसर हो जाते हैं, इससे रिलेटेड क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि कनौज के जो मौखरी वंश के बारे में बात करें तो कनौज के मौखरी वंश का राजा जो था हरिवर्मा था, जबकि इसी वंश का एक शासक हुआ ग्रह वर्मा, और उसी ग्रह वर्मा के साथ जो हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री, उसका शादी हुआ था और ग्रह वर्मा का मर्डर किया गया। ग्रह वर्मा के मर्डर का बदला राज्यवर्धन ने लिया, लेकिन कनौज की गद्दी के लिए या अपने दोस्त के मर्डर का बदला लेने के लिए बंगाल का जो गौर वंश का शासक था शशांक, उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। अब राज्यवर्धन का भाई थानेश्वर का हर्षवर्धन, उसके सामने चुनौती थी कि कनौज को भी प्राप्त करे, अपनी बहन को भी कैद से छुटाए, और जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था आपके शशांक, उसको समाप्त करे। तो वो शशांक को समाप्त करता है, राज्यश्री को कैद से छुटाता है और कनौज की गद्दी पे आसीन होता है, और इस तरीके से हर्षवर्धन आपके शुरू होता है। इस बात को समझ के कहीं में भी कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरीके से अगर हम वल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में बात करें तो वल्लभी का जो मैत्रक वंश का अगर हम संस्थापक के बारे में बात करें तो उसका नाम भट्टारक आ जाता है, और इसी मैत्रक वंश के जो शासक था ध्रुवसेन सेकंड, उसी के शासन काल में वेदशांग भारत आया था। तो इधर ध्रुवसेन सेकंड था, उधर हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में भी इसके शासन काल। बात समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बुरे की निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही है। Which one of the following statements is correct? Ajanta caves lie in the gorge of वाघोरा रिवर। अजंता गुफाएं जो है वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। आज तक जब भी आप लोग अजंता को पढ़ते थे तो अजंता को पढ़ते समय आप सब लोग क्या पढ़ते थे कि सर महाराष्ट्र में,
ये बौद्ध धर्म से संबंधित आपके जातक कथाएं से संबंधित आपके चित्रों के बारे में बात करता है। अजंता है सर, एलोरा है सर, तो इस तरीके की बात करते हैं। अब इस सवाल बहुत ही प्यारा पूछ दिया है, थोड़ा सा अंदर जाकर के सवाल आपसे पूछ दिया है, लेकिन ध्यान रखोगे तब सवाल आराम से बता सकते हो। तो देखो भाई, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। ये बोले कि सांची स्तूप जो है वो आपके चंबल नदी की घाटी में स्थित है। तो देखो, पहली बात हम डिकोड करना शुरू करते हैं और एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं। जब सांची के स्तूप के बारे में बात करें तो ये जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको दिखाई देता है। और चंबल नदी नहीं, बल्कि इसके जगह पे कौन सी नदी भाई? बेतवा नदी। इसके जगह पे कौन सी नदी भाई? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी के किनारे, किसके किनारे भाई? तो बेतवा नदी के किनारे ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मध्य प्रदेश से और भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। और सम्राट अशोक के शासन काल में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी जो पहला बोले कि सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, तो गलत बोला। चंबल नदी की जगह पे कौन सी नदी होनी चाहिए? बेतवा नदी होनी चाहिए, तब जाकर के ये सही होगा। अब थोड़ा आप सब लोग देखिए अमरावती स्तूप के बारे में। जो अमरावती स्तूप के बारे में बात करें तो अमरावती स्तूप कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा? आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है? गुंटूर जिला बोला जाता है। और ये कहाँ पे भाई? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिला कौन सी नदी के किनारे भाई? तो ये गोदावरी नदी नहीं, गोदावरी इधर नहीं हो जाएगी, बल्कि कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। बल्कि कौन सी नदी हो जाएगी भाई? कृष्णा नदी हो जाएगी। बल्कि कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। तो कृष्णा नदी के किनारे गुंटूर आपके आंध्र प्रदेश में ये अमरावती स्तूप आपको देखने को मिलता है। अब जो ये तीसरा दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? पांडु लेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। अब इसके बारे में बता देते हैं। तो नर्मदा नदी की जगह पे नहीं, बल्कि ये कौन सी नदी की घाटी में? तो गोदावरी नदी की। कौन सी नदी की घाटी में भाई? गोदावरी नदी की घाटी में। और अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा, तो गोदावरी नदी तो आपने बता दिया, ठीक है भाई, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं, गोदावरी नदी घाटी में। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नासिक के समीप स्थित है। और ये जो नासिक के समीप आपके स्थित है, और ये कौन से भगवान से संबंधित है? तो इस गुफा के बारे में बात करें तो ये कौन से धर्म से संबंधित है भाई? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है, कि जो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बी वाला स्टेटमेंट गलत था, सी वाला गलत था, डी वाला गलत था। अब क्या बचा भाई? ए वाला। तो अजंता गुफाएं कौन सी नदी की घाटी में स्थित है भाई? तो अजंता गुफाएं के बारे में बात करें, अगर हम अजंता केव के बारे में बात करते हैं, अजंता केव के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अजंता जो केव है आपकी, वो अलग अलग समय में इसका निर्माण हुआ है। इसका कालक्रम जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी से शुरू हो जाता है और 7वीं शताब्दी तक आपको दिखाई देता है। और इस अजंता में अगर हम टोटल केव्स के बारे में बात करें, अगर हम टोटल गुफाओं के बारे में बात करें, तो टोटल इसकी कितनी गुफाएं हैं भाई? 29 गुफाएं हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि अब अगर हम चाहते हैं कि इससे हम चित्र निकालना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मात्र जो 6 आपकी गुफाएं उनसे चित्र मिलते हैं भाई। और सबसे पुराना बात करें तो गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इस 29 में से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 जो है वो आपके गुप्त पीरियड से संबंधित है। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 किससे पीरियड, कौन से पीरियड से संबंधित है भाई? गुप्त पीरियड से संबंधित है। अब इस सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, आप सब लोगों को बताने की जरूरत है। तो इसका बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो 3 स्टेटमेंट आपके दिए गए। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मिताक्षरा के बारे में काफी बार मैंने आप सब लोगों को क्लास में ये चीज बताया। मिताक्षरा जो है ऊंची जाति की सिविल विधि थी।
और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। यानी दो शब्दों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करता है। एक शब्द है उसको बोलते हैं मिताक्षरा, और दूसरा जो शब्द है उसको बोलते हैं दाएं भाग। एक को क्या बोलते हैं भाई, मिताक्षरा, और दूसरे को क्या बोलते हैं, दाएं भाग बोलते हैं। अब इन दोनों के बारे में समझिए कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, क्या वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है भाई। तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे मिताक्षरा की बात करें और चाहे दाएं भाग की बात करें, ये दोनों के दोनों बहुत ही पुराने प्राचीन विधि ग्रंथ है, प्राचीन भारतीय विधि ग्रंथ है। और इन विधि ग्रंथों में संपत्ति से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित इन चीजों के बारे में आपको बात किया गया है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो पहला ही बोल रहे हैं कि दाएं भाग ये ऊंची जाति और निम्न जाति के बारे में जो बात कर दिया है, ऊंची जाति और निम्न जाति के बारे में बात कर दिया है, तो ये चीज आपको नहीं है सही। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। खूब ध्यान से आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो पहला स्टेटमेंट है कि मिताक्षरा और दाएं भाग दोनों के दोनों स्त्रियों को विशेष अवस्था में आपके अधिकारी मानता है। तो ये जो पहला बोली की सिविल विधि थी, ये उच्च जाति की सिविल विधि थी, ये निम्न जाति की सिविल विधि थी, ऐसा कुछ इसमें नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। और दूसरे स्टेटमेंट को देखिए आप सब लोग, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा बोल रहा है कि जो मिताक्षरा है, अब यहां पे कभी कभी राइटर के भी नाम पूछ दिया जाता है। अगर हम बात करें कि मिताक्षरा के लेखक के बारे में बात करें, तो मिताक्षरा जो है उसके लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। और इसके कौन है भाई, जीमूतवाहन। इसके लेखक के तौर पे बात करें तो इसके लेखक के तौर पे कौन सा आ जाते हैं, विज्ञानेश्वर का नाम। इसके लेखक के तौर पे किसका नाम आ जाता है, जीमूतवाहन का नाम आ जाता है। तो ये पहला वन। अब दूसरा देखिए, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, ये सही बात है। जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। मिताक्षरा और दाएं भाग इन दोनों में यही अंतर है। मिताक्षरा क्या कहता है कि जीते जी आप पिता के संपत्ति पे अधिकार कर सकते हैं, पिता के संपत्ति पर अधिकार कर सकते हैं। जबकि दाएं भाग क्या बोलता है कि जब आपके पिता की मृत्यु हो जाएगी, आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर, देन यू हैव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम योर फादर। यानी उनकी मृत्यु के बाद आपकी होगी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपके क्या बोले, सही बोले। अब तुरंत तीसरा स्टेटमेंट देखो, तीसरा स्टेटमेंट देखो, शायद आप अच्छे से समझ पाओगे। बोले कि मिताक्षरा व्यवस्था, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्य दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो देखो, जो मिताक्षरा था वो भी महिलाओं से संबंधित था, जो दाएं भाग था वो भी आपकी महिलाओं से संबंधित था। यानी मिताक्षरा और दाएं भाग दोनों के दोनों स्त्रियों को विशेष अवस्था में संपत्ति का अधिकारी मानता है, विशेष अवस्था में संपत्ति का अधिकारी मानता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही स्टेटमेंट कौन सा है, बी स्टेटमेंट। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भौभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर ये सारे के सारे क्यों प्रसिद्ध थे, इनके प्रसिद्धि के पीछे कारण क्या था। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भौभूति, हस्तिमल एंड क्षमेश्वर वेर फेमस। ये सारे के सारे प्रसिद्ध थे। इनके प्रसिद्धि के पीछे कारण क्या था भाई, इनके प्रसिद्धि के पीछे कारण क्या था। अगर हम बात करें ये सारे के सारे क्या थे, अगर आपसे बात किया जाए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो देखो, आप सब लोगों को यहाँ पे तीन नाम दिए हैं। एक नाम दिया है भौभूति, दूसरा नाम दिया है हस्तिमल, और तीसरा नाम क्या दिया है, क्षमेश्वर। ये तीन आपके नाम दिए गए हैं।
जब भवभूति के बारे में बात करें तो भवभूति संस्कृत का बहुत बड़ा नाटककार बताया जाता है, संस्कृत का बहुत बड़ा कवि बताया जाता है। ठीक है भाई। हस्तिमल के बारे में बात करें तो हस्तिमल भी प्राचीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण संस्कृत के नाटककार के तौर पर हम इसका नाम देखते हैं, और ये जैन धर्म से संबंधित है भाई। क्षेमेश्वर के बारे में बात करें तो इनका भी बहुत ही प्रसिद्ध आपके नाटक है। तो इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें, भवभूति के बारे में बात करें, अस्थिमल के बारे में बात करें, क्षेमेश्वर के बारे में बात करें, तो ये सब के सब आपके क्या थे भाई? नाटक का। अलग अलग आपके धर्म से संबंधित अलग अलग गुरुओं को मान सकते थे, लेकिन इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है, जो मेन इनका काम है, वो मेन कंट्रीब्यूशन, मेन काम क्या था? संस्कृत के नाटक का। तो भवभूति के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो भवभूति थे वो कनौज के जो शासक था यशोवर्मन, उसके दरबार से आपके संबंधित थे। उसके दरबार में ये थे आपके, उसके दरबार से संबंधित एक प्रमुख आपके विद्वान थे। लेकिन संस्कृत की बहुत सारी नाटक, जैसे महावीर चरित के बारे में बात करें, उत्तर रामचरित के बारे में बात करें, मालती माधव के बारे में बात करें, सब भवभूति की रचना है। उसी तरीके से जब हम हस्तिमल के बारे में बात करें तो ये किस तरीके के जैन धर्मावलंबी थे, लेकिन इनके भी संस्कृत में बहुत ही प्रसिद्ध आपकी नाटक है। और संस्कृत में इनके नाटक के बारे में बात करें तो आप सब लोगों ने चंड कौशिक के बारे में सुना होगा। तो चंड कौशिक इनकी बहुत ही फेमस आपके नाटक के तौर पे देखा जा सकता है। चंड कौशिक इनके बहुत ही फेमस नाटक के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्षेमेश्वर के बारे में बात करें तो क्षेमेश्वर के बारे में, क्षेमेश्वर का मैंने बता दिया, उल्टा बता दिया। हस्तिमल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो हस्तिमल के सबसे महत्वपूर्ण विक्रांत गौरव के बारे में बात करें तो इनकी जो सबसे प्रमुख आपकी रचना है वो कौन सी में? विक्रांत गौरव। उल्टा मैंने बता दिया था, माफ कीजिएगा आप सब, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई मिस्टेक। विक्रांत गौरव के बारे में बात करें तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो ये किसकी रचना है? इसकी रचना है। अब यहाँ पे जो हम क्षेमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो क्षेमेश्वर बहुत प्रसिद्ध आपके संस्कृत के नाटक लिखा करते थे, और इनकी जो महत्वपूर्ण संस्कृत नाटक है उसको क्या बोलते हैं? चंड कौशिक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से सारे के सारे क्या थे भाई? नाटककार थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये थोड़ा देखिए, आप सब लोग अपने फोन में जूम करके देखिएगा। क्वेश्चन बहुत सही तरीके से दिख रहा है, तो इसलिए कोई बहाना नहीं बनाएगा कि सब छोटा दिख रहा है। ठीक है ना भाई? ये सवाल समझिए आप सब। विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी मंदिर के बारे में ये सवाल पूछा है। 64 योगिनी मंदिर से रिलेटेड ये सवाल आपके पूछा। बोले कि 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में बहुत सारे स्टेटमेंट यहां पे दिए गए हैं। उन सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर, उन सारे के सारे स्टेटमेंट के ऊपर आप सब लोगों को अपना राय देना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप लोग राय दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं इस 64 योगिनी मंदिर के बारे में कुछ बातें मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि ये कहां पे स्थित है। ये 64 योगिनी मंदिर जो है मुरैना के समीप स्थित है। मध्य प्रदेश मुरैना, मुरैना के समीप आपको ये मंदिर आपको दिखाई देगा। अगर हम इस मंदिर के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? इस मंदिर के निर्माण अगर हम विक्रम संवत में बात करते हैं तो विक्रम संवत 1383 में हुआ था। विक्रम संवत 1383 में इसका निर्माण हुआ। सवाल ही पूछा जाता है कि किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो कच्छप घात के राजा, कच्छप घात के राजा, कच्छप घात के राजा। और उस राजा का नाम क्या था? तो कच्छप घाट के जो राजा थे उनका नाम था देवपाल। तो कच्छप घाट के राजा देवपाल के द्वारा इस 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
कच्छप घाट के राजा देवपाल के द्वारा निर्माण करवाया। बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट था जिसका नाम था एडविन लुटियंस। उसका नाम क्या था भाई? एडविन लुटियंस नाम था। तो सवाल ये बताया जाता है कि एडविन लुटियंस ने जब आपके भारतीय संसद भवन का निर्माण इसने किया, जब इसने संसद भवन का निर्माण किया तो संसद भवन के निर्माण में, उस संसद भवन के निर्माण में किस आर्किटेक्चर का यूज किया? लुटियंस ने 64 योगिनी मंदिर का इसने यूज किया। तो 64 योगिनी मंदिर के अगर हम कुछ इसकी विशेषता, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो आप किस तरीके से देखोगे भाई? तो ये एक सर्कुलर आपके मंदिर के तौर पे आपको दिखाई देगा, ये एक वृत्ताकार मंदिर के तौर पे दिखाई देगा। और ये भूमि से कितना फीट ऊपर है? अगर हम जमीन के बारे में बात करें तो जमीन से ये आपको कितना फीट ऊपर दिखाई देता है? तो जमीन से ये 300 फीट ऊपर आपको दिखाई देता है। जमीन से ये 300 फीट आपको ऊपर दिखाई देता है। तो जो 64 योगिनी मंदिर है वो इतना। अगर हम इस मंदिर में बात करें कि टोटल कितने आपके कमरे हैं, तो इसमें बताया जाता है कि टोटल आपके 64 रूम्स हैं, टोटल आपके 64 कमरे हैं, ये बताया जाता है। और इस मंदिर में पिलर के बारे में बात करें तो टोटल 101 आपके टोटल पिलर्स आपको दिखाई देते हैं। टोटल 101 आपको पिलर्स दिखाई देते हैं। इस मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आपने बोला कि चलो ठीक है सर, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे इस आपके मंदिर का क्या किया गया? कॉपी किया गया। तो ये पहला बोला है कि ये पहला स्टेटमेंट बोला है कि ये कच्छप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। बिल्कुल सही बात। ये सवाल बोले कि भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार की जो मंदिर है जबलपुर मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, कालाहांडी मध्य प्रदेश में, ललितपुर उत्तर प्रदेश में, संबलपुर ओडिशा में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? अपने आप गलत है। अब तीसरा जो ऑप्शन है बोले कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, ये भी गलत है। ये बोले चौथा स्टेटमेंट कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी, यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 4, तो ये दोनों के दोनों आपको क्या दिखाई देते हैं? सही दिखाई देते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है भाई? ये अलग अलग आपके ऐतिहासिक स्थल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों ये आपके जो साइट है वो इतना ज्यादा फेमस है, उसके पीछे कारण क्या है? आप सब लोग बताइए इसको। और हमें लगता है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें सबसे सही, सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे दिखाई देगा। देखिए बुर्ज-होम के बारे में बात करें तो बुर्ज-होम का शैलकृत देव मंदिर से कोई संबंध नहीं। बुर्ज-होम एक गर्त आवास के तौर पे देखते हैं हम लोग, पीट हाउसेस के तौर पे हम लोग देखते हैं, गर्त आवास के तौर पे हम लोग देखते हैं। नहीं होता है गले को एकदम जबरदस्ती से दबा देना, पकड़ लेना, उस तरीके की स्थिति भी मैंने होगी, लेकिन कोई नहीं, इसको करते हैं। पीट हाउसेस के बारे में बात करते हैं, गर्त आवास। तो ये जो बुर्ज-होम है वो आपको कहां पे दिखाई देगा? जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई देगा। तो जम्मू कश्मीर में स्थित जो बुर्ज-होम है, अगर उसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहां से जमीन के अंदर घर बनाकर रहने की व्यवस्था आपको दिखाई देगी। तो पहले वाला स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि चंद्रकेतुगढ़ के बारे में। तो जब चंद्रकेतुगढ़ के बारे में बात करें तो ये कहां पे स्थित है भाई? वेस्ट बंगाल। ये कहां पे स्थित है भाई? वेस्ट बंगाल। और ये यहां से किस प्रकार के आर्ट देखने को मिलता है? तो यहां से आपकी टेराकोटा आर्ट देखने को मिलता है, टेराकोटा कला देखने को मिलता है यहां से। दूसरा, अब गणेश्वर के बारे में बात करें तो ये गणेश्वर जो है
ये आपके कहां पे भी, राजस्थान में। और जो आप चालकोलिथिक पीरियड को देखते हो, जब चालकोलिथिक कल्चर को आप देखते हो तो उस चालकोलिथिक कल्चर को भारत के अलग अलग हिस्से में आप देखते हैं। तो उसी तरीके से राजस्थान के गणेश्वर के बारे में बात करें तो राजस्थान के गणेश्वर में ताम्र कलाकृति आपको मिलती है। तो जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपके सही है। तो सही ऑप्शन के तौर पे क्या दिखाई देता है, डी दिखाई देता है। अब ये सवाल थोड़ा पढ़िए आप सब लोग, हमें लगता है कि आप सब लोगों का फेवरेट ये पार्ट है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर आप सब लोग दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप सब लोग इसका आंसर देने के लिए जबरदस्त तरीके से। जी बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैं जाऊंगा, मैं दवा लेकर के आया था, उस दवा को मैंने खाया भी, उतना ज्यादा फीवर तो उससे ठीक हो गया और क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा दर्द भी कम हो गया, लेकिन एक गले ने जिस तरीके से जकड़न कर लिया है ना, और हमें गले की समस्या है, ये गले की बीमारी है क्योंकि साइनस है, हम बहुत बुरे तरीके से हमको ये फंसा देता है और इतना ज्यादा पेट से लेकर के गर्दन से लेकर के छाती से लेकर सब चीज दर्द करने लगता है। बहुत मैं फोन कर रहा था 10 बार उस दवाई की। कौन सा इल्तमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोरी ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया, सिंधु नदी तक पहुंच गया था। बोले कि इल्तमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोरी ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। सही बात। आप सब लोगों को पता है इस सवाल को अलग अलग तरीके से आपके पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें पूछने का आधार ये भी बताया जाता है कि भाई पहली बार चंगेज खान को भारत में, या जो भारत का उत्तर पश्चिम जो आपका है उसमें कहां पे पहली बार चंगेज खान को देखा जाता है। तो भाई तो चंगेज खान का इल्ततमिश के साथ कोई डायरेक्ट राइवलरी नहीं था, डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चंगेज खान की जो दुश्मनी थी वो ख्वारिज्म के शाह के साथ थी। और ख्वारिज्म का जो युवराज था वो भागा और उसके पीछे पीछे इल्तमिश दौड़ा, और ख्वारिज्म का युवराज भागते 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 कहां पे पहुंच गया भाई, तो भारत की सीमा में, मतलब इल्तमिश के साम्राज्य में पहुंच गया। इल्तमिश के पास उसने अपने दूत को भेजा और बोला कि आप हमें शरण दीजिए, लेकिन इल्तमिश ने सीधे तौर पे मना कर दिया क्योंकि उसको पता था कि अभी वो उतना तैयार नहीं है कि हम चंगेज खान के साथ जो मंगोल आक्रमणकारी है उससे हम टक्कर ले सके। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपके क्या है, सही। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखो, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासक काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार करी थी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासन काल में नासिरुद्दीन, तो ये तैमूर कब आया था, तो तैमूर आया था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के तुगलक के समय का। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में आया था तैमूर, क्योंकि तैमूर तक तो मोहम्मद तुगलक था ही नहीं, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बोले विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन काल जो वास्को डिगामा है, वो वास्को डिगामा केरल तट पर पहुंच गया था। तो देखो वास्को डिगामा केरल में पहुंचा 1498 में, लेकिन जब देवराय द्वितीय के शासनकाल को देखिएगा तो 1422 से लेकर 1446 तक होता है। तो उस समय जो आपके शासक है वो देवराय द्वितीय की जगह पे जो उस समय शासक है विजयनगर साम्राज्य के, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है इमाडी नरसिंह। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है इमाडी नरसिंह। तो देवराय द्वितीय ने, यानी जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी आपके गलत था, तो केवल और केवल आपका पहला स्टेटमेंट सही था। तो इसलिए ना चाहते हुए भी हमें आंसर ए मारना पड़ेगा, और इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सवाल देखिए, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में निपुण थी। आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर को इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होगा, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो एग्जाम्स हैं वो इसी प्रकार के सवाल को एक्सप्लोर करके अपने पेपर में पूछ रहे हैं।
क्योंकि जो चीज आप छोड़ देते हैं वही उनके लिए सवाल बन जाता है। तो मैं बार बार आप लोगों को कभी कभी बोलता भी हूँ, बताता भी हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको पढ़ाते समय आप सब लोगों की संख्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं आप सब लोगों को क्या कहता हूँ, मैं आप सब लोगों को ये बोलता हूँ कि ये टॉपिक आपको बुरा लग सकता है, ये टॉपिक आपके दिल को खुश ना करे, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़े। लेकिन आप सब लोग मानते कहाँ हो। तो सवाल देखिए, तो किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये जो पुर्तगाली लेखक नूनीज है, जो आपके घोड़े का व्यापारी है, और किसके समय काल में आया? तो जो विजयनगर में शासक था, उस शासक का नाम था अच्युत राय। तो अच्युत राय के शासन काल में नूनीज आपके भारत पहुंचे, और अपनी जो यात्रा विवरण ये करता है, जो लिखता है, उसमें ये बात बताता है कि जो महिलाएं उस समय रेसलिंग में, ज्योतिष शास्त्र में, उसके बाद आपके लेखाकरण में, भविष्यवाणी में, ये सारी क्षेत्रों में आपके निपुण आपको दिखाई देती है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? अगर हम मध्य काल के अकॉर्डिंग बात करें, अगर मिडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें, तो कौन सा आपको सही आकार दिखाई देता है? तो मैं आप सब लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं। सबसे पहले परगना, उसके बाद सरकार, उसके बाद सूबा, यानी परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके आकार को, तो आंसर क्यों हो जाएगा। अब थोड़ा इसको समझिए आप सब लोग, और आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि क्या बोला है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? अब ये जो सवाल है, ये सवाल आप सब लोगों को बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसको आप लोग सही कर सकते हैं। ये बोले कि हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजाम का उदय हुआ। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजाम का उदय हुआ था। ये बिल्कुल क्यों? क्योंकि जो अर्काट था, इसी को अर्काट भी बोलते हैं, वो हैदराबाद राज्य की उस समय आपके जो कर्नाटक की राजधानी थी। ये कौन सी थी भाई? कर्नाटक की राजधानी थी। जो क्या थी भाई? कर्नाटक की राजधानी थी। और ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोले कि सही उत्तर को चुनिए, तो हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। ये बिल्कुल आपके सही स्टेटमेंट बोला, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, बिल्कुल सही बात है भाई। अब सब लोगों को पता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, और विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वहां पे आपके हरिहर और बुक्का क्या बोलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बाद वोडियार राजवंश की आपकी स्थापना करी गई, और उस वोडियार राजवंश को समाप्त करके हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करी गई। तो इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो दूसरा विषय। तीसरा बोले कि रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी के द्वारा अधिकृत राज क्षेत्र से हुआ। तो एक गलत बात है। तो इसमें केवल और केवल सही दो बातें। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर के तौर पे क्या दिखाई देता है? ये दिखाई देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए। स्टेटमेंट्स आपके दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आप सब लोगों को पता है कि जब रुहेलखंड के बारे में बात करें, आप में से बहुत सारे साथी रुहेलखंड से बिलोंग करते होंगे, तो ये जो गंगा घाटी क्षेत्र में वीर दाऊद और उसका बेटा था अली मोहम्मद खान, उसके द्वारा अफगानी व्यक्तियों, ये अफगानी थे, उनके द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना आपकी करी गई थी। समझ गए? चलो अब इसको देखो। सेंट फ्रांसिस जोवियर जेसुइट के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये बिल्कुल सही बात है, इसको आप सब लोगों ने पढ़ा भी है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और इन्हें एक समर्पित गिरजाघर है। ये गलत था। अगर हम संत फ्रांसिस जेवियर के बारे में बात करें और इसके डेट के बारे में बात करें, तो इसका डेट कहां पे हुआ था? तो इसकी मृत्यु हुई थी चाइना। इसकी मृत्यु कहां पे हुई थी? चाइना। इस तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चाइना में इसकी मृत्यु हुई थी। चीन में, जापान में, मलाया में उसने ईसाई धर्म का प्रचार किया। गोवा में प्रत्येक साल संत फ्रांसिस जेवियर की भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ये सही बात है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर के तौर पे 1 और 3 आपको दिखाई देता है। तो देखो, जब हम सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में बात करें, तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था, और जेसुइट संघ जिसको सोसाइटी ऑफ जीसस भी कहा जाता था,
इसकी जो फाउंडेशन है इग्नेशियस लोयला ने करी थी, जो संत जेवियर जो थे वो लोयला के सहयोगियों में से एक थे। फ्रांस जेवियर जो था, वो जो आपका फ्रांसिस जेवियर थे, संत फ्रांसिस जेवियर, वो आपके 14 पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ वो गोवा आए थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसीलिए गोवा में उसकी स्मृति में इस प्रकार के भोज का जो आपके आयोजन किया जाता है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश। तो 17वीं शताब्दी के बारे में बात करें तो आप सब लोग इस टर्मिनोलॉजी को जानते होंगे। 1600 से लेकर के 1699 तक। अब इस सवाल बोल रहे हैं कि चतुर्थांश, यानी ये 1675 से लेकर के 1699 के बारे में बात कर रहा है। और इस सवाल पूछ रहा है कि उस दौरान जो अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग जगह पे फैक्ट्री आपको स्टैब्लिश करी गई थी, वो फैक्ट्रीज आपके कहां पे स्थित थी? तो इसका सीधे तौर पे क्या हो जाएगा? भरूच। कहां पे स्थित थी भाई? तो भरूच। और सारे पहले ही आपको स्टैब्लिश किए गए। बोले कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे व्यक्ति, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेथ्यून फीमेल स्कूल के बारे में बात करें और महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो बिना सोचे समझे आपको क्या मार देना है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर मार देना है। ये सवाल देखिए, तो आप सब लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, इन दोनों सुधारों को आपको पढ़ना है और बताना है। 1919 में एक रिफॉर्म आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। 1909 में एक रिफॉर्म आया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और एक 1935 में आया था जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ये तीनों की तीनों एक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म था उसने सांप्रदायिकता का विकास शुरू कर दिया। 1919 का जो अधिनियम था उसने प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत कर दी। और जो 1935 का अधिनियम था बहुत ही व्यापक था, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में शुरू कर दिया और प्रांतों में उसने स्वायत्तता की व्यवस्था कर दी। अब इस सवाल बोले कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, 21 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति आपकी करी थी। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सभी महिलाओं को नहीं, कुछ सीमित, ये जो सवाल बोले सभी, ये सभी वाला स्टेटमेंट गलत। सभी नहीं, कुछ महिलाओं को ये अधिकार आपको दिए गए, कुछ महिलाओं को। दूसरा बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ये सही बात है। तो केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही। अधिकार तो पुरुषों को पूरा नहीं मिला था, महिलाओं को कहां से मिल जाएगा? इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिका सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये किससे संबंध है? तो मोहनदास करमचंद गांधी से संबंध है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने पुणे के यरवदा जेल, उन्होंने मंदिर की संज्ञा दिया था और उन्होंने भगवत गीता को अपनी मां कहकर के संबोधित किया था। और बताया जाता है कि पुणे की यरवदा जेल में प्राचीन धार्मिक गीत काव्य की रचना करी थी और उसी प्राचीन गीत काव्य को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसको बोला जाता है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ठीक है भाई। तो 1934 में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? मोहनदास करमचंद गांधी जी से संबंधित है। ये एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन, जो आएगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। और मैं आप लोगों को पता है ना कि जब कहना होता है सेशन को लाइक शेयर करने के लिए तो मैं कह देता हूँ। तो डेली वाला काम नहीं, स्पेशल सेशन होता है तो उस दिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज कर दीजिएगा, आपके प्यार की जरूरत होती है। डेली नहीं, डेली पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये चैनल है, जिनको सीखना है, जिनको अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, जो अपनी आंखों के नींद को हराम कर सकते हैं
और जिनको लगता है कि जब तक सफलता में प्राप्त न हो जाए तब तक हमारे जीवन में आराम हराम है, उन लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, उन लोगों से हम लोग हैं, उन लोगों के लिए हमें मेहनत करना है। भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, सीधे तौर पे बात, इधर उधर कुछ नहीं लपेटना है, ये आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे और इनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इनके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया था और इसी दौरान आपके भारत के लोगों ने नारा लगाया था कि लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ दो। तो ये आजाद हिंद फौज के सिपाही थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? जैसे हम 8 अगस्त 1942 के बारे में बात करते हैं तो क्या किया गया था भाई? तो इस दिन भारत छोड़ो प्रस्ताव को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक्सेप्ट कर लिया गया था और 9 अगस्त से आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई और सीधे तौर पे बिगुल फूक दिया गया कि जो होगा सो देख लिया जाएगा। लेकिन अब अंग्रेजों भारत छोड़ो और गांधी जी ने भी यहाँ पे नारा लगा दिया कि करो या मरो, ये हमारा अंतिम प्रयास है, इसके बाद हम बार बार नहीं करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोले? आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो कथन है वो सही है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदनपल्ली के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो जो मदनपल्ली जो प्लेस है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो आप सब लोगों को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। आप लोग भारत के राष्ट्रगान को जानते होंगे, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। इसकी रचना हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता, एशिया के प्रथम, भारत के भी प्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको मूल रूप से बंगाली में आपके लिखा गया था, बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया था और फिर उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सवाल ये बोला कि द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये जो इसकी रचना है, इसकी रचना किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के जो आपके मदनपल्ली जो इलाका है, क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। इसलिए ये आंध्र प्रदेश का जो मदनपल्ली है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे 2021 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो मैंने आप सब लोगों को बताया और इसके माध्यम से आप सब लोगों को सीखने को मिला होगा कि कैसे क्वेश्चंस को रीड करते हैं, कैसे ऑप्शन को पकड़ते हैं और कैसे सही उत्तर तक जाते हैं। तो आपको आना नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस के डिमांड को समझना, पकड़ना और उसके साथ सही उत्तर तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात होती है और यही मैं इन सेशन के माध्यम से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो इस सेशन को लाइक करके आप गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने जैसे साथियों तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। ऑफलाइन कमेंट में आप सब लोगों का सुझाव हमारे लिए, हमारे उत्साह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल आप सब लोग दीजिए। अगर कुछ कमी होगी तो उसको मैं इम्प्रूव करके और आपको बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।